नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में मार्केट जाकर व्यापारियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटेल नगर देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव के तहत कई दुकानों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यवसायियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी की नई दरों के लागू होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और इस ऐतिहासिक निर्णय को जनता के हित में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में व्यापक सुधार किए गए हैं। नई दरों की वजह से प्रदेश के लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और दुकानदारों से मिलकर फीडबैक प्राप्त किया और सभी से घटे हुए जीएसटी का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी जागरूकता के लिए प्रदेश में यह अभियान 29 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग नए जीएसटी स्लैब के फायदे समझें और इसका लाभ उठा सकें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से जीएसटी की दरों में बदलाव किए गए हैं, जिसको देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री दुकानों में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ ये जीएसटी में जो बदलाव आए हैं उसका असर दुकान में लोगों की जिंदगी में देखने को मिला है? धामी देहरादून के जी। पटेल नगर स्थित जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में आज जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रतिभाग करने पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर के जिस तरह से व्यापारियों के साथ मुलाकात की है, उनसे जानकारी हासिल की है कि कितना असर जो है जीएसटी के जो स्लैबों में बदलाव हुआ है, दरों में बदलाव हुआ है, उसके कारण आया है। तो निश्चित जी। तौर पर जो है व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं और जो वहाँ मौजूद ग्राहक भी मिले हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं इस बदलाव से काफी खुश आ रहे हैं और जैसे खुश जाहिर करते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी वो बता रहे हैं कि आखिरकार जिससे रेटों में कितना बदलाव आया है। जो चीजें पहले 500 रुपए की मिलती थी उसमें 550, 450 रुपए तक फर्क आ गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये फर्क जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसके चलते जो है जो लोग हैं वो भी काफी खुश हैं और धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। तो इसी के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम अलग अलग बाजारों में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जनता जो है जागरूक हो सके। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री दुकानों में जा रहे हैं, व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में ये कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा? और अभी मुख्यमंत्री जिस तरीके से देहरादून स्थित दुकानों में पहुंचे, व्यापारियों से बातचीत की, तो व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ फीडबैक देखने को मिल रहा है? देखिए जिस जी। तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हुआ है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी की दरों में कमी से समाज के सभी वर्गों के जीवन खुशहाल बनेगा। ऐतिहासिक पहल ये कहीं ना कहीं हुई है और आम लोगों को काफी लाभ जो है इससे मिल रहा है। जो नई दरें जी। उपभोक्ताओं की वस्तु सस्ती होने से हुआ है और ये कार्यक्रम वो लगातार जो है कर रहे हैं ताकि लोग भी जागरूक हों। और इसके तहत जो है वह अलग अलग बाजारों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जब तक जहाँ जहाँ भी दौरे पर जाएंगे वहाँ के अलग अलग बाजारों में जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के साथ साथ ये फीडबैक ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास उनका द्वारा किया जा रहा है ताकि जो है जनता किस तरह से फीडबैक दे रही है ये भी जानना बेहद जरूरी होता है सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों के और सम्मानों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें सुगमता और पारदर्शिता के साथ मिले। समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं कि समय समय पर प्रदेश भर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए। इन शिविरों में दिव्यांगजनों को उन्हें उपचार और चिकित्सा सुविधा के साथ साथ प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण भी मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिए हैं कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कई शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों को पूरा लाभ दिया जाए।
हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी साझा करेंगे। योगेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की और दिव्यांगजनों को लिए कई सारे घोषणाएं की हैं और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि उन्हें हर तरीके से लाभ दिया जाए, क्या कुछ मुख्य चीजें रही हैं? देखिए प्रिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के प्रति सरकार को की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया है। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि दिव्यांगजन कल्याण के सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जो है सुगमता और पारदर्शिता के साथ उनको मिले। और मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर जिस तरह से वहाँ जो समाज कल्याण के सचिव थे उनको कहा कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो या प्रमाण पत्र हो, कृषि अंग हो या अन्य सहायक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो, ये सब कार्य जो है समयबद्ध किए जाएं। इसके साथ साथ सामाजिक सुधार, पेंशन की योजनाओं में दिव्यांगजनों को पूर्ण लाभ मिलना चाहिए, इसके निर्देश भी उन्होंने दिए। और साफ तौर पर विभागीय स्तर पर हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर 100% किस तरह से जल्द काम किया जाए, प्रभावी क्रियान्वयन हो सके प्राथमिकता के साथ, इसको लेकर उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ वहाँ उपस्थित विधायक थे, बोर्ड सदस्य थे, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से इनको बातों को अपनाया जाए और उन पर काम होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो दिव्यांगजन है उनको जो है कहीं ना कहीं जो इसका लाभ मिलता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में अब मुख्य सड़कों की सफाई रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए की जाएगी। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम की तरफ से खरीदी गई 2 रोड स्वीपिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक वाहन एक बार में करीब 40 किलोमीटर रोड की सफाई कर सकता है। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून में पॉल्यूशन कम हो, उस दिशा में भी जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशन भी लगाए गए हैं। पिछले दिनों घंटाघर का भी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रिक बसें भी लगाई गई हैं। हमारा प्रयास है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये शहर हमारे, जो हमारी शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी स्वच्छ रहें, पर्यटकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान हमेशा की तरह देहरादून बना रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तलाशना भी उसके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो परिसीमन के बाद से अब तक ठप पड़ी हैं और हाल ही में हुए एक सर्वे में ये सामने आया है कि पार्टी की स्थिति 27 विधानसभाओं तक बेहद कमजोर हो गई है। महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का पूरा ध्यान अब गुटबाजी और आपसी खींचतान में बंटवारे तक सीमित रह गया है। ऐसे में विस्तार का जो सपना वो देख रही है वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि विकास केवल भाजपा के नेतृत्व में ही संभव है, जबकि कांग्रेस से किसी भी प्रकार का विकास कार्य अपेक्षित नहीं किया जा सकता। यार कांग्रेस की स्थिति तो वैसी हो गई है, 20 विधानसभाएं तो उनकी ऐसी हैं जो आज तक परिसीमन कर एक बार भी नहीं जीती है। और मुझे सूचना मिली है कि उनका एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में 27 विधानसभा तो उनका कैंडिडेट ही नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति तो अब इस प्रकार की हो गई है कि किसको लड़ाए, कोई व्यक्ति है कि नहीं लड़ने वाला। और आज अगर कांग्रेस को अपना विस्तार करती है
तो कांग्रेस का विस्तार इसी रूप में होगा कि किस प्रकार से किस गुट के कितने लोगों को रखा जाए। बंटवारे के अंदर कांग्रेस फंसेगी और कांग्रेस फिर जो गुटबाजी है उसी श्रृंखला में अपने को आगे बढ़ाएगी। 2027 में कांग्रेस जो सपना देख रही है वो सपना कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। उत्तराखंड की जनता जानती है कि विकास किनके द्वारा होता है, किनके द्वारा विकास किया जाता है। दून विश्वविद्यालय में सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन SMDS 12 का आयोजन किया गया, जिसमें हिमालय में बदलता कृषि, पर्यावरणीय परिदृश्य और आपदाएं, विकसित भारत के लिए लचीलापन, निर्माण और नीतिगत अनिवार्यताएं विषय पर विचार विमर्श हुआ। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर हाल ही की आपदाओं और भूस्खलन के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसमें समुदाय, राजनीति, सरकार और NGO के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर से आए वैज्ञानिक, शोधार्थी और समुदाय के प्रतिनिधि मिलकर ठोस रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आज ये एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है, ग्लोबल इशू है क्लाइमेट चेंज का। और डिजास्टर जिस तरह से आप जानते हैं हमारी स्टेट ही डिजास्टर स्टेट है, लगातार डिजास्टर्स यहाँ पे आते रहते हैं। और केदारनाथ की घटना से लेके अभी थराली, दराली, मुनस्यारी, पूरे प्रदेश में जिस तरह डिजास्टर आया, तो किस तरह से इन चीज़ों को रोकने के प्रयास हो सके। बाद यहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों से सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं और ये इस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता है कि खासकर जो लोगों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए। ये सस्टेनेबल माउंटेन समिट जो 2025 आज दून विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो लोग इसे कर रहे हैं। डॉक्टर विनीता शाह यहाँ पर हैं, रमेश जी हैं और दून विश्वविद्यालय के जियोलॉजी और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का इसमें कोलैबोरेशन है। बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट में ये हो रहा है। और जो रीसेंट आपदा आई है, जो डिज़ास्टर हुआ, जो लैंडस्लाइड आई, उसके बैकग्राउंड में ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि वो कौन से इनिशिएटिव्स होंगे जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और NGO के रिप्रेजेंटेटिव। देहरादून में पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी सवीन बंसल और SP अजय सिंह से मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राएं हमारे लिए आमजन हैं और राज्य सरकार युवाओं के करियर को बेहद संवेदनशीलता से ले रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, जो सरकार की ईमानदार मंशा का प्रतीक है। DM ने कहा कि विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है और किसी भी इनपुट पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया है कि जांच का दायरा पूरे प्रदेश के हर सेंटर तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल CM जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। खबर उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग से है, जहां वन विभाग की अंतर्राज्यीय गश्त की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के वनाधिकारी और कॉर्बेट पार्क समेत तराई डिवीजन के वनाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कॉर्बेट की ढिला रेंज से अंतर्राज्यीय गश्त शुरू होकर गुल्लर घट्टी, अमानगढ़ रेंज, फाटो रेंज, पतराम रेंज होकर जसपुर पहुंचकर खत्म हुई। गश्त में जंगल में वन गुज्जरों से और जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई और वन्य जीवों पर अपराध पर रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बिजनौर, लैंसडाउन, कॉर्बेट, कालागढ़, इन सभी DFOs की कल वार्ता हुई और जहां पे हमने ये निर्णय लिया कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि जो भी यहाँ पे वन्यजीव अपराध हैं उन पे अंकुश पाया जा सके
और इस पे हम प्रभावी कार्रवाई करें। अभी तक ये था कि रेंज लेवल पे या फिर कुछ टेम्पररी बेसिस पे चीज़ें होती थी, बट हमने अब ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम रेगुलर बेसिस पे इन दोनों राज्य के अधिकारी और सभी स्टाफ जो रेगुलर पे संपर्क में रहेंगे, हम रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम शेयर करेंगे ताकि वन्य जीव अपराध पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की गठन से लेकर जिला प्रभारी की नियुक्ति तक के संगठनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में 5 पद रिक्त होने के कारण राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है, जिसके लिए वो नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि हमारे स्तर का विषय नहीं है, ये केंद्र के लोग आत्मचिंतन और मंथन करने के बाद ही फैसला लेते हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है। मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस उम्मीद से संगठन ने इनको पदाधिकारी बनाया है, इस उम्मीद में, इस कार्य में हमारे सभी पदाधिकारी सफल हो, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये हमारे इस तरह का विषय नहीं है। इसके लिए हमारे केंद्र में बैठे नेता, ये उनका विवेकाधीन है, और जब निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। जो इस समय है ये भी बहुत अच्छा है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के ग्राम जियापोता स्थित जूस और फल की फैक्ट्री का खाद्य विभाग ने निरीक्षण किया। त्योहार से पहले विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान प्लास्टिक कंटेनरों में स्टोर पल्प की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई। सेब और लीची के लिक्विड पदार्थों से ड्रम भरे मिले। करीब 1500 किलो लिक्विड पदार्थ मौके पर ही नष्ट किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से खाद्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है और कार्रवाई की गई है, क्या कुछ देखने को मिला और आगे क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल प्रिया, देखिए आगामी त्योहारों को लेकर लगातार जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो क्षेत्र में जाकर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मैंने देखा है कि दिवाली को लेकर तमाम जो व्यापारी है वो अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। लगातार यहाँ पे जो है मिठाइयों के निर्माण के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसे में जो दिवाली का त्योहार आता है तो काफी अच्छी खासी मात्रा में जो मिठाई की खपत होती है वो होने लगती है, जिसको लेकर तमाम जो मावा पनीर इत्यादि जो जूस के बॉक्स होते हैं उनकी भी तैयारी में जो व्यापारी होते हैं वो लग जाते हैं, जिसको लेकर लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग जो है अब तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि ताजा मामला अभी हरिद्वार के जियापोता गांव का है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पे करीब 1500 लीटर जो लिक्विड पदार्थ था, जिससे जूस और यहाँ पे जो सेब और लीची का जूस बताया जा रहा था उसका लिक्विड ये बताया जाता है, जिसको यहाँ पे नष्ट किया है। फिलहाल जिस फैक्ट्री से ये कंटेनर मिले थे उस फैक्ट्री को भी बंद कर दिया गया। देखने वाली बात ही होगी कब इस फैक्ट्री को खोला जाएगा और आगे भी जो खाद्य सुरक्षा विभाग है इसी कार्रवाई करेगा। हालांकि इससे पहले भी जब करीब 2 दिन पहले रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की थी, वहां से करीब 2 क्विंटल जो पनीर था नकली वो भी यहाँ से जब्त किया गया था। इसके बाद भगवानपुर से जो मावा था करीब 1.5 क्विंटल के आसपास जो मिलावटी मावा था उसको जब्त किया गया था। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि लगातार जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो कहीं न कहीं तैयारी में जुटा हुआ। लगातार यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जो मिलावटी सामान है उसको साथ के साथ नष्ट भी किया जा रहा है। जी प्रिया। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम आपसे आगे जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार पहुंची हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने जुलूस के खिलाफ बड़ा और विवादित बयान दिया। साध्वी प्राची ने कहा कि इस तरह के जुलूसों के जरिए हिंदुओं को ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो सावन से पहले ही कांवड़ यात्रा निकालकर हम भी अपनी शक्ति दिखा देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने मोहब्बत के मायने पर भी निशाना साधा। विरोधियों का कहना है कि इस तरह के बयान से माहौल और अधिक बिगड़ सकता है। ये एक नया जिहाद शुरू कर रहे हैं। लैंड जिहाद हुआ था, मदरसा जिहाद, इधर लव जिहाद तो पुराना वो चल ही रहा है, लेकिन ये जो एक आई लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद है। ये अपना जुलूस खुद निकाल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को चेतावनी मत दीजिए,
कहीं सावन की कावड़ फागुन में ना निकालनी पड़ जाए। मनोज कश्यप संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी साझा करेंगे। मनोज, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, क्या कुछ इसका मायने निकाले जा रहे हैं और इसके बयान आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं विरोधियों की तरफ से दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए तो आपने देखा होगा कि यूपी के कानपुर से एक जो जुलूस था उसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कुछ लोग शामिल हुए थे। उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के नाम की तख्तियां थी। हालांकि ये जो जुलूस था वो कानपुर से शुरू होकर उन्नाव तक पहुंचा। यूपी के उन्नाव के बाद उत्तराखंड तक ही जुलूस पहुंचा था। यहाँ पे काशीपुर में उसका एक नतीजा देखने के लिए मिला था कि जब ये जुलूस निकाला जा रहा था, हालांकि इसकी कोई अनुमति नहीं थी। जब पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति मांगी और उस जुलूस को रोकने का प्रयास किया, तो यहाँ पे जो जुलूस में शामिल लोग थे उन लोगों के द्वारा जो है पुलिस पे हमला भी किया गया था। हालांकि उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से यहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे जुलूस निकाला गया था वहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी हुआ था, उन लोगों को पकड़ भी लिया था। लेकिन उसके बाद भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब से 2 दिन पहले भी जो हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पे भी ऐसे जुलूस निकाले जा रहे थे। इसके बाद जो हिंदू संगठन थे वो तो वहाँ गांव में पहुंचे, चौकी का घेराव किया। हालांकि अब इससे एक नया विवाद खड़ा कर दिया। साध्वी प्राची ने उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये जो मुस्लिम लोग है जुलूस निकालकर कहीं न कहीं हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं जुलूस के माध्यम से, तो साध्वी प्राची ने साफ इस बात को कहा है कि जिस तरीके से हम कावड़ यात्रा के दौरान यहाँ पे कावड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में कावड़िए शामिल होते, कहीं ऐसा ना हो कि सावन से पहले कावड़ यात्रा निकाली जाए, उनको अपनी जो शक्ति है वो उनको दिखानी जाए। इसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पे अब जो विवाद है वो और ज्यादा तेज हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि साध्वी प्राची के बाद जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो उनके नेता है, जो उनके धर्मगुरु, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो बयान है साध्वी प्राची का, ये बड़ा ही विवादित बयान है, क्योंकि ऐसे बयान देने से नाक की मोल शांत होता है और अधिक मोल भड़क जाता है। कहीं न कहीं इस बात की चिंता यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता है, यही जता रहे हैं और इस बात की चर्चा तेज हो गई कि जिस तरीके से दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया की जाती है धर्मों को लेकर, तो कहीं न कहीं इन सब मामलों को लेकर विवाद और अधिक बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2027 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सीसीआर भवन में हुई अहम बैठक में पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने खुद कमान संभाली। बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण पर खास फोकस किया। पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई, साथ ही पिछले मेले से मिली चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया। आईजी नीलेश आनंद का कहना है कि 2027 का महाकुंभ ऐतिहासिक और व्यवस्थित हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अभी से रणनीति तैयार कर रहा है। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और आपदा प्रबंधन की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।